स्वागत है आपका। ये टैली देख लीजिए, एनडीए 294, इंडिया 230, अदर्स 19 स्क्रीन पर आपके सामने। यहां पर स्टेट वाइज भी आ रहा है और कौन कौन कैंडिडेट आ रहा है, जीता है। मेरी सहयोगी मेरे साथ सुरभि यहां पर मौजूद है और ऊपर निधि वासंदानी है जो कि हमें बिग वॉल पर बताएंगे। लेकिन अभी चंद्रबाबू नायडू जो कि अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके विजुअल्स कुछ हमारे सामने आ रहे हैं। दिखाइए जरा चंद्रबाबू नायडू के विजुअल्स, उनके परिवार के साथ इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा हमारे सभी रिपोर्टर्स को तुरंत लाइन अप करें। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं, अमोद हमारे साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू के विजुअल्स दिखाइए जरा। वो अपने परिवार के साथ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। अब ये चीजें साफ होती दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, क्लीन स्वीप जिसे कहते हैं वो यहां पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर। विजय ब्रेकिंग के साथ तैयार रहिएगा। नतीजों के बीच कांग्रेस का बड़ा आरोप, ब्रेक करिए जरा। यूपी के कई जिलों के डीएम पर दबाव, जयराम रमेश ने कहा। महाराजगंज, बांसगांव, मेरठ के डीएम पर दबाव, मुजफ्फरनगर के डीएम पर भी बना रहे हैं दबाव, यह जयराम रमेश ने कहा। अधिकारी याद रखें, सरकार बदल रही है, जयराम रमेश ने कहा। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, जयराम रमेश का यह भी कहना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं। सर, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा से शार्प रिएक्शन रखेंगे। सर, जयराम जी को बकायदा इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कल भी है, आप हमें बताइए कि आखिर क्या आपका एविडेंस नहीं लिया। अभी उन्होंने फिर से यहां पर तीर छोड़ा है। लेकिन निशान, मैं ये कहूंगा कम से कम अब कांग्रेस पार्टी को थोड़ा जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। देश में ईवीएम पर, लोकतंत्र पर, संविधान पर, व्यवस्था पर, मशीनरी पर, सब पर आप सवाल खड़ा करते रहे। अब तो आपको ये समझना चाहिए ये देश इस तरह से काम नहीं करता। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं बहुत स्ट्रांग है। या तो आपके पास कोई प्रमाण है तो सीधे लाके कहिए, उस डीएम को एक क्षण रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस तरह के हवाई आरोप, उससे अब बचना चाहिए। ठीक है सर, बात आपने कही है उसी के तहत सॉरी निशांत, एक बड़ी खबर बता दूं क्योंकि चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी की मुलाकात को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग से धीमी मतगणना की शिकायत को लेकर इस वक्त यह खबर आ रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश में धीमी मतगणना के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी मुलाकात करने वाली है और इस मुलाकात के तहत ही सबसे बड़ी खबर यह कि चुनाव आयोग से धीमी मतगणना की यह शिकायत करेंगे। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, बताएं इस बारे में क्या कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट और विभिन्न चैनलों पर नतीजे उस गति से क्यों अपडेट नहीं किए जा रहे हैं। पिछले 2 घंटे से प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है, धीमी करने के आदेश कहां से आए हैं, ये जयराम रमेश ने कहा है और इसी के लिए चुनाव आयोग जा रहे हैं कांग्रेस के नेता। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बांसगांव, मेरठ, मुजफ्फरनगर सीटों पर जिला अधिकारियों को फोन करके सीटें जिताने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी याद रखें कि सरकार बदल रही है। ठीक है, आपने जो कहा है मैं चाहूंगा विजय अगर संभव हो तो ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए या ऑल्टरनेटिवली दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा जावेद साहब के पास। जावेद साहब, अब जो चीजें आ रही हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा चीजों को जानबूझ के माइक्रोस्कोपिक तरीके से उनको डाइसेक्ट करने की कोशिश हो रही है? जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, ईवीएम बंद हो गई तो अब ये नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं। अगर ईवीएम बंद हो गई, ईवीएम के मतलब जो चर्चा चल रही थी उसके ऊपर तो अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं, ईवीएम के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है। जैसे अडवाणी जी ने जब हार गए थे तब बोल रहे थे, जब जीतने लगे तो नहीं बोल रहे हैं। अडवाणी जी से प्रेरणा लेके कांग्रेस पार्टी भी ऐसी कर रही है। जब जीत गई तो चुप, जब हार रही थी तो बोल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज पोजीशन अडॉप्ट करती हैं डिपेंडिंग कि कहाँ बैठी हैं, कहाँ खड़े हैं उस वक्त। तो कांग्रेस पार्टी You've nailed it। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। नतीजों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। 32 सीटों पर वोटों का अंतर 10,000 से कम, बहुत बड़ी खबर है। 18 सीटों पर वोटों का अंतर 4,000 से कम। 10 सीटों पर बीजेपी 4,000 वोटों से पीछे। यह बहुत बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, एक बार फिर से खबर बताइए हमारे दर्शकों को। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए।
ये बड़ी खबर है, नतीजों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर। 32 सीटों पर वोटों का अंतर 10,000 से कम और 18 सीटों पर वोटों का अंतर 4,000 से कम। 10 सीटों पर बीजेपी 4,000 वोटों से पीछे। 10 सीटों पर बीजेपी 4,000 वोटों से पीछे। पिछली बार बीजेपी ऐसी करीब 40 सीटें थी जहां पर 50,000 से कम का मार्जिन था। मैं सीधे चलूंगा, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे सामने एक ट्रेंड आ रहा है। राकेश जी, आपका टेक इस पर। देखिए, इसमें दोनों तरफ ये तुला झुक सकती है। कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस अलायंस को भी इसका फायदा मिल सकता है और बीजेपी को भी मिल सकता है। इसीलिए कांग्रेस बिल्कुल फूक फूक कर कदम रख रही है और उसने इलेक्शन कमीशन पर ये दबाव बना दिया है कि जल्दी से जल्दी सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएं और उनका आरोप है कि काउंटिंग धीमे की जा रही है। फिर भी जो जनादेश है, जनादेश का सम्मान कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस अलायंस को, और नरेंद्र मोदी के चेहरे को एनडीए के नेतृत्व के रूप में जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनादेश क्लियर कट दे दिया है, जैसा कि रुझान दिख रहे हैं। इसलिए देश की जनता के जनमत को, मन को कि प्रधानमंत्री के रूप में थोड़ा सा नरेंद्र मोदी रोकूंगा। को। डेटा मोशाय हमारे साथ है। सुरभि, डेटा मोशाय, कुछ सीटें ऐसी हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है डेटा मोशाय, वो ब्रेकिंग जरा दिखाते रहिए। 10 सीटों पर 4,000 से कम वोटों से पीछे है बीजेपी। डेटा मोशाय, क्या कुछ हो सकता है? एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं यूपी को लेकर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि ये मैंने भी देखा था कि यूपी की ऐसी 10 सीटें थी जहां पर 10,000 के अंदर अंदर का ये मार्जिन था। हालांकि ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसका निशांत यहां पर जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त एक क्विक इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी ऐसी मेजर सीट्स है जहां पर बहुत कम मार्जिन और हो क्या सकता है, हो क्या सकता है, और हो क्या? देखिए, वो तो इलेक्शन में पार्ट एंड पार्सल है। जब क्लोज इलेक्शन है, ऐसा सीट होगा, किसी को कौन आगे होगा पीछे होगा, राइट। ये ज्यादा है मेरे हिसाब से। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वोट ये इक्वल फाइट में कौन सा एरिया में किसको आगे है, कौन सा पीछे, ये आप देखना चाहते हैं फेज वाइज। लोग बोलते हैं फर्स्ट फेज 3 तक थोड़ा सा क्विकली दादा। हाँ, तो देखिए फेज 1 में क्या हुआ। फेज 1 में 101 सीट गया। अब देखेंगे सीट टैली में क्या गया था, इंडिया आगे था। ओके, ठीक है। अभी देखेंगे फेज 2। फेज 2 में क्या था, इंडिया आगे था। एग्जैक्टली। ओके, फेज 3 में देखेंगे एनडीए बहुत आगे। एग्जैक्टली। ठीक है। फेज 4। अभी देखिए फेज 4 में देखिए इंडिया डबल। एग्जैक्टली। ओके। फेज 5। नाउ फेज 5 में देखेंगे ऑलमोस्ट इक्वल। 23 25। अभी फेज 6 देखिए, फेज 6 में 37 21, राइट। ओके। एंड फेज लास्ट फेज उधर देखिए इंडिया बहुत आगे किया। Exactly. तो लास्ट फेज एंड फर्स्ट फेज बेस्ट फॉर इंडिया। रिमेनिंग ऑल फेज में थोड़ा थोड़ा करके इंडिया आगे था। हालांकि ये इंटरेस्टिंग होगा, निशान बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। सुरभि, आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन दिल्ली में कल इंडिया की बड़ी बैठक, अमोद जी मेरे साथ जुड़ने वाले, बल्कि कुमार विक्रांत है अभी। इंडिया कल आगे की रणनीति पर करेगा चर्चा। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिल्ली आने को कहा गया है। आज शाम या कल सुबह तक गठबंधन के नेता पहुंचेंगे दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में कल इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। कुमार विक्रांत, क्विक टेक आपका, बहुत क्विकली बताइए जरा। जी बिल्कुल, बहुत अहम है। पहले ये तय कर लिया गया था कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को आज देर शाम तक या कल सुबह तक दिल्ली पहुंचने को कांग्रेस की ओर से कह दिया गया और कल ही इंडिया गठबंधन की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। और अब से कुछ देर बाद तकरीबन 5:30 बजे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस ऑफिस में किस तरीके से इसको लेकर चर्चा होगी। और अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी भी मीडिया से मुखातिब। आपको रोक रहा हूं, कुमार विक्रांत जरा पीछे दिखाइए जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दिखाइए जरा वो चीज। जी देखिए, यहाँ ये कांग्रेस का प्रेस मीडिया रूम है और यहीं पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक 5:30 बजे यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पूरे चुनाव में हमारे डेटा एनालिटिक्स का कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने 80 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए और राहुल गांधी ने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया है इस पूरे चुनाव में, ऐसा हमारा डेटा कहता है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखना चाहती हूँ कि जयराम रमेश की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर वो ज्यादा चर्चा करते हैं या जिस तरीके से अभी फिगर्स इंडिया के फेवर में सामने आ रहे हैं उस पर ज्यादा चर्चा होगी। लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश में ही आपको बता दें, आंध्र में जीत के बाद चंद्रबाबू नायडू के सेलिब्रेशन की वो तस्वीर अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां
पर देखिए कैसे परिवार के साथ नायडू ने केक काटा है, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले आप निशांत कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू और इनके साथ फिलहाल कौन कौन संपर्क में है, ये कहां पर है, इस पर सबकी नजर है। ये देखिए जहां पर प्रधानमंत्री ने भी चंद्रबाबू को बधाई दी है और इस बीच ये तस्वीर जहां वो केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, परिवार के साथ अपनी जीत का सेलिब्रेशन मना रहे हैं, अपने परिवार के, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटे के साथ। देखिए किस तरीके से अभी फिलहाल ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू पर सबकी नजर है निशान, फिलहाल ये इस वक्त की तस्वीर है जहां इस विक्ट्री के बाद ये सेलिब्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है यहां पर, आंध्र प्रदेश में बनने जा रही है टीडीपी की सरकार, इस वक्त की बड़ी खबर। ये ब्रेकिंग और वो वाला शॉट दिखाइए जो आप अभी शॉट दिखा रहे थे विजय, ये देखिए जरा। 133 सीटों के साथ टीडीपी को मिली भारी जीत, 13 सीटों पर सिमटी जगनमोहन की वाईएसआरसीपी। जरा, लेकिन आंध्रा के जो लोकसभा इलेक्शंस के ग्राफिक्स है वो मैं दिखा रहा हूं, फिर पुष्पेश सर के पास आ रहा हूं। हिस्ट्री हैज रिपीटेड इन अ डिफरेंट वे। वाईएसआर, अगर आप सबको याद होगा किस तरीके से उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को मात दी थी, अगर आप सबको याद होगा उनका वो जनसंपर्क अभियान, और फिर उसके बाद उनके एक समय के बाद उनके बेटे का जो कमबैक हुआ, और अब चंद्रबाबू नायडू, ये स्वीट रिवेंज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये यहां पर दिखाई दे रहा है। आइए जरा वो नंबर्स दिखाइए इस वक्त हमारे सामने। क्या हुआ आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में जीत का श्रेय किसे जाता है ये हम सब जानते हैं। दिखाइए जरा प्लीज, आइए वो ग्राफिक्स दिखाइए मुझे। आंध्र प्रदेश में आपके सामने जो ग्राफिक्स है ये देखिए, एनडीए 21 और यहां पर वाईएसआरसीपी 4। ये बहुत टर्न अराउंड ग्राफिक्स है हमारे सामने। और अगर स्टेट की बात की जाए तो 133 सीटों पर टीडीपी को जीत मिली है। सीधे में चलूंगा आप पुष्पेश जी, सबसे बड़ा सवाल, चंद्रबाबू नायडू, इनका साथ बीजेपी ने दिया, इन्होंने बीजेपी को दिया, लास्ट मोमेंट पर क्या कुछ ये कर सकते हैं, क्या पाला बदल सकते हैं? नहीं, मेरा मानना है बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। दोनों को एक दूसरे की बहुत बेहद सख्त ज़रूरत है और चंद्रबाबू नायडू ये चाहेंगे कि राज्य उनके मुट्ठी में है ही बंद और केंद्र की सत्ता में उनकी भागीदारी रहे। आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सुरभि, बीजेपी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर अब बीजेपी की बैठक हो रही है और बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद बताए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव नतीजों पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक को लेकर इस वक्त जो बड़ी खबर है, और जानकारी के साथ आमोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी बताएं इस बैठक के बारे में फिलहाल क्या खबर? देखिए, बीजेपी अध्यक्ष के घर जो बैठक चल रही है उसमें बीजेपी के दोनों ही वरिष्ठ नेता, जो सबसे महत्वपूर्ण नेता है अमित शाह और राजनाथ सिंह, दोनों ही मौजूद हैं और बीएल संतोष भी वहां मौजूद थे। बैठक का एजेंडा ये माना जा रहा है कि जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो रुझान अभी तक सामने आए हैं, उसको लेकर बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ सकती है। चूंकि बीजेपी की को जो उम्मीद थी उसके आधार पर बीजेपी को सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन एनडीए को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में है, तो वैसे में घटक दलों के साथ किस तरह की बातचीत होनी चाहिए, उसमें कब एनडीए की बैठक हो, ये बताया जा रहा है कि एनडीए की बैठक कल हो सकती है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो अब शाम 7 बजे आएंगे बीजेपी मुख्यालय में, यहाँ जहाँ जश्न की तैयारी हुई है, यहाँ वो आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले ये एक तरह का होमवर्क किया जा रहा है। अमोद जी मेरे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कल एनडीए की बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। जीत के बाद एनडीए की होगी पहली बैठक। एनडीए नेताओं को दिल्ली आने का निमंत्रण, सम्राट चौधरी ने नीतीश को दिया निमंत्रण, यह भी जानकारी है। वो मुलाकात किया, उन्होंने कहा आइए दिल्ली आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नीतीश वैसे कल ही मिलके गए थे, लेकिन इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक है, देखिए, सब्जेक्ट टू लास्ट मिनट चेंजेस। मैं आपको अभी एक डिटेलिंग देने जा रहा हूं, सब्जेक्ट टू लास्ट मिनट चेंजेस, क्योंकि देखिए आंकड़े लास्ट मोमेंट पे बदल रहे हैं, लेकिन अभी जो बड़ी पार्टीज हैं उनका जो डेटा हमारे सामने, ये देखिए, बीजेपी 239, हो सकता है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कहीं पर आ रहे हो। कांग्रेस 99, थर्ड लीडिंग पार्टी समाजवादी पार्टी है, फोर्थ है सुरभि टीएमसी फिलहाल 32 के आंकड़े के साथ हमें यहां पर चौथी पोजीशन पर नजर आ रही है, जबकि डीएमके 21 और टीडीपी 16 और जेडीयू 14। और जिस तरीके से फिलहाल अभी ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बात निशांत कह रहे थे, जाहिर सी बात है थोड़े से बदलाव इसमें और हो सकते हैं, लेकिन ये बिग वॉल पर इंफॉर्मेशन आपके सामने थी पार्टी वाइज की आखिर कौन ये हम अपने दर्शकों को जो लीडिंग पार्टी है उनके बारे में बता रहे हैं। सीधे मैं इस वक्त चलूंगा यहां पर, ये जो ब्रेकिंग हमने चलाई है अभी उस ब्रेकिंग के साथ हर्षवर्धन सर के पास। सर, क्विक रिएक्शन, समाजवादी पार्टी का रिसर्जेंस
योर टेक सर। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से बहुत आलोचना के बावजूद टिकटों का वितरण किया, जिस तरह से अलग अलग जाति समूहों को साधा, और कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट बहुत खराब बांटे। जो 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह सीटों का चयन और उसको बहुत अच्छे से करते थे, मुझे लगता है कि इस बार जिसने भी भारतीय जनता पार्टी में टिकट बांटा है उसने बहुत गड़बड़ की, उसका लाभ हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, उद्धव की पार्टी का बीजेपी पर हमला। अयोध्या में भी हार रही है बीजेपी। संजय राउत ने कहा, संजय राउत का दावा, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। आप भाग दौड़ चल रहे हैं, मैं सुन रहा था, हाथ पांव दौड़ रहे हैं, सबको हाथ पांव दौड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी ने सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी हार गए, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अब ये तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी। मैं आपसे कुछ क्षणों में निधि के पास जाने वाला हूं, सुरभि के पास जाने वाला हूं, डेटा मोशाई के लिए निधि के पास राम सर्किट को लेकर पूरी डिटेल्स है। लेकिन बड़ी खबर, अयोध्या में हार की और बीजेपी इस वक्त की बड़ी खबर। फैजाबाद लोकसभा सीट से लल्लू सिंह पीछे। फैजाबाद से सभा के अवधेश प्रसाद जीत की ओर। 9 बार के वो विधायक हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये बड़ी खबर आ रही है। की बड़ी खबर। लेकिन अवध की अगर बात की जाए, डेटा मोशाई के पास अवध, सुरभि। बिल्कुल, अवध की बात करने के साथ साथ चेतन ये जरा मैप भी दिखा दीजिए जब तक वो अवध का ओवरऑल डिटेल निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो बदलाव हो रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये मैप पहले देखिए, ये पहले था 2019 में। एग्जैक्टली। आप देखिए, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, टोटल 20 सीट है अवध में। 4 सीट ऑपोजिशन जीता था। अभी देखिए ये मैप देखिए, ठीक है, तो सीट में काफी फर्क है। तो हम पहले सीट टैली देख लेते हैं। इस बार जहां पर राम मंदिर है, और मैप भी में मैं क्यों दिखा रही हूं अवध, ये जो 54 वाला सीट है, ये वाला एक्चुअली है फैजाबाद, जहां पर अयोध्या है। ये आजू बाजू एरिया है। सीट टैली देख लेंगे। सीट टैली था पहले इंडिया का 1 था, अभी 13। 1 से सीधा 13। 1 से सीधा 13 और 16 से 7 और अदर्स का 3 से 0। उससे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए नंबर है वो है वोट शेयर। तो आप देखेंगे 49 से वोट शेयर ड्रॉप हो रहा है 42, 7% वोट शेयर ड्रॉप हो रहा है। 11 से सीधा 47 जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है निशांत। और एनडीए का वोट शेयर जहां पर राम मंदिर हो रहा है, उसका सराउंडिंग 20 सीट्स में 7% वोट शेयर ड्रॉप होना, मतलब ये इशू उतना इमोशनल इशू बन नहीं पाया। इसका चलते हुए लोग वोट, मतलब ये इशू में तो वोट नहीं गिरा। आप जो बता रहे दादा, मेरा एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है यहाँ पर, और मैं वो सवाल पूछने के लिए सीधे आऊंगा। मेरे साथ पुष्पेश सर है। पुष्पेश सर, जब ये अयोध्या की बात हुई उसके बाद हमने देखा चुनाव से पहले काशी और मथुरा को लेकर अपने आप चीजें कही जाने लगी। ये भी कही जाने लगी कि मामला सब जुडिस भले ही हो, लेकिन हमारा अगला एजेंडा वो है। क्या ये रिजल्ट्स एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है जो लोग उसकी ओर, उस डायरेक्शन की ओर बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात और है जो हम भूल रहे हैं कि अयोध्या शायद बहुत जल्दी पीक कर गया। इन लोगों ने सोचा नहीं था कि अयोध्या का जो लाभ हो सकता है, जो आफ्टर ग्लो जिसे कहते हैं आरती के बाद की, उसके चुनाव काफ़ी बाद आया, तो वो एक तरह से लोगों के मनस से उतर सा गया था सवाल। और काशी और मथुरा की बात करना मेरे ख्याल में। राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पर? देखिए, अयोध्या का सवाल जो है ये बीजेपी के लिए बहुत बड़े आत्मचिंतन का विषय है, क्योंकि अयोध्या की जो संभावित हार है ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठनात्मक तंत्र को, उनकी रणनीति को, उनकी तैयारियों को और उनके प्रत्याशियों की सक्रियता को, ये संभव ही नहीं है कि बीजेपी अयोध्या हार जाए, लेकिन हार रही है। तो इसलिए बीजेपी को सोचना है कि आखिर ये क्यों हो गया। जिस सर, आप जो बता रहे, मेरे साथ पंकज जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, और मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आप दोनों को बधाई, क्योंकि रिस्पेक्टिवली अच्छा परफॉर्म किया है आप दोनों ने, आप दोनों को बधाई। लेकिन मेरा पहला सवाल प्रेम जी से है। प्रेम जी, अयोध्या में हार रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। यूपी में बहुत बड़ी हार है, आत्मचिंतन का समय है, नो डाउट। थर्ड टर्म के लिहाज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, नो डाउट। सुरभि आइए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन क्या हुआ ये? देखिए, अयोध्या में जो है, जब बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ
तब भी अयोध्या की सीट पे पराजय जनता ने दिया और आज राम मंदिर के निर्माण पर भी दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जो हैं राम के प्रति हमारी भक्ति भाव में कोई किसी प्रकार की कमी है, और ना ही ये बाबरीवाद की विजय है। अगर इसको जो है कुछ लोग बाबरीवाद की विजय मान रहे हो तो उनको जो है एक बार अयोध्या में बाबर के नाम की बात करके देख लेना चाहिए। अयोध्या की जनता बता देगी उनको, पूरे देश। ठीक है प्रेम जी, आप मेरे साथ बने रहिए। पंकज जी से मैं एक मिनट एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। पंकज जी, आप पहले तो आपको बधाई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोगों का, आपकी पार्टी का, आपके अलायंस का। वाकई में ये बहुत अच्छा है। हालांकि 295 प्लस नहीं है, लेकिन ठीक है, जैसे उनका 400 नहीं है, आपका 295 प्लस नहीं है, लेकिन क्या सरकार बना पाएंगे? बहुत शुक्रिया निशांत। पहले तो मैं बता दूं, अभी जो आपने, मैं चूंकि अवध से ही आता हूं, तुलसी बाबा लिख गए हैं, उघरई अंत न होए निभाऊ, काल नेम जिम रावण राहु। जो लोग भगवा पहनकर सत्ता हरण में जुटे हुए हैं, अवध की जनता को पता है कि भगवा पहनकर ही सीता का हरण हुआ था। तो असली धार्मिक लोग हैं, धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा था उसको उन्होंने रोका है। जो अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई, उसको पूरे अवध ने नकारा है। सिर्फ अयोध्या ने नहीं, सिर्फ फैजाबाद ने नहीं, पूरे अवध से लेकर और पूर्वी उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, वहां पर भाजपा की क्या दुर्गति हुई है। तो एक बहुत बड़ा संकेत है। विवाद हो सकता है, किसी भी मुद्दे पर विवाद हो सकता है, उसके लिए न्यायालय है। किसी भी सभ्य समाज में न्यायालय उसका एक परिणाम देता है। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जो भी अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, की अयोध्या की तो बात कर ली, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल आपसे बस मैं करना चाहती हूँ, आखिर यूपी में हुआ क्या ये अचानक? इस पर तो आत्मावलोकन की आवश्यकता है, हम चिंतन करेंगे। अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए। अति उत्साह में जो लोग रामद्रोह करने पर फिर आमादा हो गए हैं, ये जो बाबर जिंदाबाद फिर से करने लगे हैं कांग्रेस। नहीं सर, बाबर जिंदाबाद नहीं किया है प्रेम जी, अभी तक ऐसा बाबर जिंदाबाद ही चालू है। काल में अगर राम भक्तों को कोई कहता है तो बाबर की अवैध औलाद है, बाबर की अवैध औलादों को निश्चित तौर पर राम भक्त सिखाएंगे। बाबर की अवैध संतानों को नहीं किया है ऐसा, मैंने ऑन स्क्रीन देख रहा हूं, नहीं किया है ऐसा। आप जो है राम भक्तों को कालने भी कहेंगे। ये राहुल गांधी जो मंदिर जाने वाला कहता है, आपके पास भी आ रहा हूं, प्रेम जी के पास भी आ रहा हूं। एक बार क्विकली राम सर्किट को लेकर निधि के पास में जा रहा हूं, आप दोनों के पास में आ रहा हूं, आप दोनों के पास में आ रहा हूं, लेकिन अभी ऐसा कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा गया। प्रेम जी प्लीज, ये चीज ऑन रिकॉर्ड हम नहीं कह सकते, लेकिन निधि, राम सर्किट कैसी परफॉर्मेंस? वेरी क्विकली। बिल्कुल निशांत और सुरभि, आपको बता दें अयोध्या में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। राम मंदिर की जो रहर थी वो भी काम नहीं आई। जल्दी से आपको बताते हैं किन किन राज्यों में असर पड़ा है राम सर्किट का या नहीं पड़ा है। आप ये देख रहे हैं, ये पॉइंटर्स देख रहे हैं, यहां से अगर आप देखेंगे नॉर्थ से शुरू होते साउथ तक जाएगा, जिसमें 10 राज्य आते हैं, सीट 82 आती है, लेकिन एनडीए को 36 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन देखिए 44 सीटों के साथ आगे है और अदर्स के खाते में 2 हैं। तो ये राम सर्किट है, जो राम मंदिर की लहर हुई थी कि बताया जा रहा था ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसके उलट निशान राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा रही, उसने कैसा असर किया है ये हम बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी कांटे की टक्कर है। क्योंकि राहुल गांधी अगर कश्मीर से चले थे कन्याकुमारी तक तो इसमें 14 राज्य आते थे, जिसमें 64 सीटें आती है, लेकिन इंडिया गठबंधन को 32 सीटें मिलती हुई इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। एनडीए को 31 सीटें और अदर्स के खाते में 1। तो ये जो असर है, अगर वेस्टर्न राज्यों से देखें ईस्टर्न राज्यों तक, तो ये असर 15 राज्यों में किस तरह से पड़ा ये आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी को फायदा हुआ। यानी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ तो कमाल करती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वेस्टर्न स्टेट से देखें तो वहां मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अभिषेक मनु सिंह भी इस वक्त प्रेस से बात करते हुए, यानी काउंटिंग जब गणना हो रही होती है तो हर राउंड पे एक आंकड़ा प्रकाशित होता है, उसमें बहुत ढील आ गई है या बहुत धीरे धीरे हो रहा है। यानी हर आधे घंटे में वो आंकड़ा अपडेट नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। ये हमारी कंप्लेंट थी। 2 कंप्लेंट्स थी, एक तो कि संसदीय क्षेत्र के अनुसार ऐसा कोई अपडेशन नहीं है ही नहीं, और दूसरा जो असेंबली सेगमेंट्स के अनुसार राउंड बाय राउंड आता है आंकड़ा, वो भी बड़े विलंब के साथ अपडेट हो रहा है। ये 2 मुद्दे थे। तो हमने कहा इससे एक प्रश्न चिन्ह उठता है, चुनाव के जो पूरी एक स्पष्टता होती है और निष्पक्षता होती है, उस पर अननेसेसरीली बिना कारण के एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो इसको जल्दी होना चाहिए। हमने कोई ऐसे आरोप नहीं लगाया, हमने कहा कि हमको चाहिए एक सीधा आदेश
चुनाव आयोग के केंद्रीय स्थल से कि ये जल्द से जल्द अपडेट हो। चुनाव आयोग ने हमको बड़े आदर के साथ सुना और कहा कि जहां तक संसदीय क्षेत्र का मामला है, सिंह ने एक बड़ा सवाल उठाया यहां पर। पंकज जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से और प्रेम जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, उनके पास मैं जा रहा हूं इस खबर को लेकर एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के बरहामपुर से यूसुफ पठान जीते। ये लीजिए, यूसुफ पठान ने अधीर रंजन को हरा दिया। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है, अधीर रंजन को हरा दिया। लेकिन अब मैं सीधे चलूंगा पंकज जी के पास। पंकज जी, इस जीत पर, उनकी हार पर क्या कमेंट होगा आपका? क्योंकि एक तरफ अलायंस है और दूसरी तरफ सामने सामने जंग थी। अधीर दादा हार गए। बिल्कुल निशांत, ये अफसोस की बात है। हम अधीर रंजन चौधरी जी की जीत की पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे। बहरहाल अब उसकी समीक्षा होगी बाद में, निश्चित ही। लेकिन वहाँ पर जो भी ममता बनर्जी चूँकि पहले कह चुकी हैं कि वो इंडिया को समर्थन देंगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा इससे बहुत पूरे हमारे गठबंधन को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी एक जुझारू नेता रहे हैं। मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या इससे आपके गठबंधन को कोई झटका लगेगा? देखिए, मतलब एक पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए झटका है कि हमारे लोकसभा में जो नेता थे वो हारे हैं। ये हार हमारे लिए बेहद पीड़ादायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये बहुत ही समीक्षा करने की बात है कि लंबे समय से जो सीट जीती जा रही थी उस पर कैसे पार्टी हार गई। लेकिन जहाँ तक अगर आप पूरा देखें, पूरा विश्लेषण करें, तो इसमें कब भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो इंडिया गठबंधन के ही साथ रहेंगी। भले ही चुनाव वो अलग लड़ रही हैं, जैसे केरल में वामपंथी दल अलग लड़ रहे हैं, लेकिन उनका साथ इंडिया गठबंधन। ओवरऑल और बातचीत इस बारे में आपसे करेंगे सर, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि बिहार के आरा से आरके सिंह हार गए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद ने उन्हें हराया है। तो अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस बड़े उलटफेर की हम बात कर रहे थे, वहीं अगली बड़ी खबर ये बिहार से है, जहां बिहार के आरा से आरके सिंह हार गए हैं। निशान, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। आइए देखते हैं जरा बीजेपी के बड़े नेता जो पीछे हैं या हारे हैं। एक वो बड़ी खबर आ रही है निशान, सॉरी टू बटन, क्योंकि बड़ी खबर अब लखनऊ से है, जहां सीएम योगी के घर पर एक बड़ी मीटिंग हो रही है और पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर जारी बैठक को लेकर ही इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। जहां बता दें, इसी बैठक में दोनों डेप्यूटी सीएम भी मौजूद बताए जा रहे हैं और बैठक में यूपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस वक्त मौजूद है। तो यूपी में जिस तरीके से अब बड़ा उलटफेर हुआ है, उसके तहत ये बड़ी खबर है। और पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, क्या खबर सीएम योगी के घर पर हो रही बैठक को लेकर? देखिए, जहां से सबसे अधिक उम्मीदें थी, जहां से यूपी में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में सहयोगी दल के साथ मिलकर 64 लोकसभा की सीटें जीती थी, वहां अभी तक जो रुझान और नतीजे अभी तक आए उसके हिसाब से इससे आधे पर ही रह गई है। इस खराब प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर अब से करीब 20 मिनट पहले बैठक शुरू हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन मंत्री भी हैं, जिसमें आखिर क्या वजह रही है फौरी तौर पर और आगे क्या करना चाहिए, और जहां जहां अभी कम अंतर से गिनती चल रही है, कम अंतर से बीजेपी को उम्मीदवार आगे या पीछे चल रहा है, उन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए पंकज जी, बड़ी सीधी सी बात है, अभी तो फायर फाइटिंग हो नहीं सकती है क्योंकि आग भी लग चुकी है और घर भी जल चुका है। लेकिन ये बताइए, पैनिक मोड कितना है? देखिए, पैनिक मोड तो है और बीजेपी ऑफिस के अंदर में हम आप सवेरे से थे और शुरुआत मतलब तैयारी का कोई मैसेज भी नहीं था। हमने कल और आज में कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, उनको इस बात की आशंका थी, अब जब ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से अखिलेश यादव की सुनामी चलेगी, लहर चलेगी इंडिया गठबंधन की, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। बड़े नेताओं के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, लेकिन अब निशांत इन्फॉर्मेशन देखिए, आप बता रहे हैं कि बड़े नेताओं की बात कर देते, प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं हुआ, ये तो बुरा प्रदर्शन हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आइए आपको दिखा दें कि कौन कौन हारा है या कौन कौन पीछे है। इसको थोड़ा देखिए, अगेन सब्जेक्ट टू चेंजेस। स्मृति जी केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पीछे चल रही हैं। संजीव बालियान पहले फेज में चुनाव हुआ यहां पर, वो पीछे चल रहे हैं। फिर आरके सिंह ये हार चुके हैं। महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री चंदौली पीछे चल रहे हैं। चेंज करिए इसको जरा, ये हमारे पास डिटेलिंग है। सुरभि, कैलाश चौधरी को लेकर फिलहाल बाड़मेर से जिस तरीके से खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री हैं पीछे चल रहे हैं और खीरी से ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर भी यही खबर है। वहीं मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को लेकर भी ये खबर सामने आ रही है कि आखिर ग्राफिक्स के साथ मैं सीधे चलूंगा प्रेम जी के पास। प्रेम जी, मेनका गांधी, कुछ और इन्फॉर्मेशन। ओके सुरभि, मेनका गांधी और दिनेश लाल यादव निरहुआ, नीरज शेखर, साकेत मिश्रा, श्रावस्ती बलिया, आजमगढ़ और सुल्तानपुर का भी ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि निशांत, यूपी में जिस तरीके से बड़े उलटफेर हुए, बहुत कम मार्जिन जरूर है, लेकिन प्रेम जी आप एक सवाल देखिए,
ये सारी चीजें आप लोग मंथन करेंगे, ये सारी चीजें आप लोग स्टूडियो में नहीं बता सकते, एक्सेप्टेड। मैं ये सारे जो आपके जो आंसर्स हैं हम समझ सकते हैं, लेकिन सर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरीके से आपके की कैंडिडेट्स, आपके बड़े बड़े मंत्री हारे हैं, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, स्पेशली यूपी में। जावेद साहब में जो ये बुरा प्रदर्शन हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसने टिकट बांटे वहाँ? किसने टिकट बांटे? किसने अयोध्या का, मेरठ का, इन सब जगहों का के प्रत्याशियों को चुना? किसकी जिम्मेदारी होगी? और क्या योगी जी को इसका परिणाम भुगतना होगा इलेक्शन के बाद? किसके सर पे ठीकरा फूटेगा? आप जो बता रहे हैं सर, राकेश जी मैं चाहूंगा ये जो ग्राफिक्स हमने प्ले किया ये और इससे पहले वाली ब्रेकिंग उसके साथ, राकेश जी आपका टेक इस पर। देखिए, कोरोना का पीरियड था और मंत्रियों का क्षेत्र से संपर्क कम हो गया था, ये बात तो खबर छनकर आ ही रही थी। बहुत सारे मंत्री उम्रदराज थे। मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर एक अनसेटिस्फैक्ट्री एटमॉस्फेयर बीजेपी के भीतर था। वरुण गांधी लगातार बीजेपी के खिलाफ ही बोलते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोलते रहे। और माता जी का भी जो नेचर है, तो उनके कितने ऑडियो वायरल हुए मैं कहना नहीं चाहता। उसके बाद भी माता जी को अवसर मिला, मीन्स मेनका जी को अवसर मिला। तो ये जो नतीजे हैं कुल मिलाकर, इसका अंदेशा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को था। मैं मानता हूँ बीजेपी को इसमें आत्मचिंतन करना चाहिए और गंभीरतापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या सीट की जो हार है ये किसी को भी नहीं पचेगी। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा। प्रेम जी आपसे शायद फोन हमारा कट गया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बड़ी बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं। यूपी के अंदर कई बड़े मंत्री, कई बड़े नेता हार गए। मैं समझ सकता हूं कि ये सवाल इंट्रोस्पेक्शन वाले हैं, ये आप लोग आने वाले समय में इनके ऊपर विचार करेंगे। स्टूडियो में कई सारे आंसर नहीं दिए जाते, लेकिन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, एंटी इनकम्बेंसी, क्या ये डोमिनेटिंग फैक्टर्स थे? देखिए, जैसे जीत में सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं करता है, उसी तरह से पराजय में भी कोई एक फैक्टर नहीं होता है। तमाम फैक्टर इसमें होते हैं और उसका चुनाव परिणाम आने के बाद, विस्तृत विश्लेषण के बाद ही, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत का भी चिंतन करती है, हार का भी चिंतन करती है। और भारतीय जनता पार्टी तमाम पराजयों को पचाकर जो है वो विजय की श्रृंखला को प्राप्त करने वाली पार्टी नहीं है। हम ईवीएम को दोष नहीं दे रहे हैं। अभी कांग्रेस हार गई होती थी, ईवीएम को दोष देती। समाजवादी पार्टी वाले हार गए हो तो दंगा करने पर आमादा थे। भारतीय जनता पार्टी जनादेश को, जनता को जनार्दन मानकर, नतमस्तक होकर जनादेश को स्वीकार किया। उलटफेर की वजह आपको क्या लग रही है? उसका विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। अभी जो है सिर्फ जो है परिणाम अभी पूरी तरह से आए भी नहीं है और उसका तत्काल विश्लेषण कर दिया जाए। मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति के लिए यह जो है अच्छा नहीं है, उसकी अपरिपक्वता का प्रमाण होगा। ठीक है सर, ठीक है। बी विद अस सर। अगली ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुरभि। बिहार के काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हार गए हैं। एक और बड़ा अपडेट आपके सामने, जहां जानिए किस तरीके से इलेक्शन ब्रेकिंग में यह साफ हो रहा है कि सीपीआई-एमएल के राजाराम सिंह ने उन्हें हरा दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं, जहां राजाराम सिंह ने हरा दिया है। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, कुमार विक्रांत हमारे साथ है। एक बड़ी खबर आ रही है, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की जीत, 8,20,000 से ज्यादा वोटों से जीत। यह शायद अभी की सबसे बड़ी जीत है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की जीत। इसके पहले रामविलास पासवान 4.5 लाख वोट से हाजीपुर से जीते थे। उसके बाद ये सबसे बड़ी जीत, 8,20,000 से ज्यादा वोटों से जीत है। और ये दिखाता है शिवराज की पॉपुलैरिटी। ये मामा जो है उन्होंने यकीनन सबको मामा बना दिया, अगर ये कहा जाए। लेकिन अब हमने देखा है उनकी किस तरीके से फॉलोइंग। और इससे भी बड़ी बात, शिवराज जैसे ही उनका विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, हमने देखा किस तरीके से वो मिशन कमलनाथ पर लग गए। और अब नकुल भी जो है, जहां तक हमें पता है, वो चुनाव में पीछे चल रहे। शिवराज सिंह चौहान की जो बाइट आ रही है, दिखाइए जरा। ये सचमुच में उनके व्यक्तित्व का और उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने से लेके
विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, इसलिए मोदी जी पर फिर विश्वास जनता ने प्रकट किया है। और मेरे मन में तो बस एक ही सपना है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है। राहुल गांधी से लोकसभा में पार्टी नेतृत्व की अपील, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे आ रहा हूं इस खबर के लिए। जावेद साहब के पास एक शार्प रिएक्शन लेने के लिए सूत्रों से खबर। लोकसभा में पार्टी नेतृत्व का फैसला राहुल पर, सूत्रों के वाले से खबर। जल्द होगी कांग्रेस के नए सांसदों की बैठक, सूत्रों के वाले से खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग आ रही है, रिएक्शन में राहुल पर लूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए। प्रियंका के घर पर राहुल सोनिया की बड़ी बैठक हुई है। चुनाव नतीजों के बाद प्रियंका के घर पहुंचे सोनिया और राहुल। जो राहुल से अपील की गई है वो वाली ब्रेकिंग रखिए विजय। और सीधे मैं चलूंगा जावेद साहब, अधीर रंजन, क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं। यह खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राहुल के लिए उनसे अपील की जा रही है कि वो लोकसभा में नेता बने। ये अपील पहले भी की गई थी। मुझे ताज्जुब होगा कि अगर वो करेंगे, वो खुद ये जिम्मेदारी लेंगे, वो किसी और को नेता बना देंगे। और नेता कोई भी हो, राहुल गांधी का से जो कांग्रेस पार्टी में है वो है, वो अपनी जगह पे, उससे कोई हटाया नहीं जा सकता। शिवराज सिंह को लेके मेरा एक सवाल है कि इतने लोकप्रिय नेता को क्यों हटाया गया मुख्यमंत्री पद से, और अब जो इतने रिकॉर्ड से जीते हैं तो इसका क्या इनाम मिलेगा? ये जो आप बोल रहे हैं इनाम क्या मिलेगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर, अशोक गहलोत के बेटे वैभव चुनाव हार गए। बड़ी खबर। सचिन ने हमारे स्टूडियो में कहा था कि वो जमकर कैंपेन करेंगे, उनके लिए की भी। राजस्थान के जालौर से हारी कांग्रेस, वैभव गहलोत जालौर से चुनाव हारे। ये बड़ा सेटबैक है। ये इस वक्त का ये सेटबैक नहीं है, बल्कि बेसिकली ये जनरेशनल सेटबैक है, अगर मैं इसको अंग्रेजी में कहूं। ये देखिए आप जरा सीधे, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव हारे। राजस्थान के जालौर से हारी कांग्रेस, इस वक्त की बड़ी खबर। और छोटा मोटा मार्जिन नहीं है, 2 लाख से ज्यादा वोटों से आ रहे हैं। वैभव गहलोत जालौर से चुनाव आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां शाम 7 बजे दिल्ली के बीजेपी ऑफिस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी मुलाकात। आपको बता दें, जीत के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं से पीएम मिलेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर निशान, जहां नजर रहेगी बड़ी खबर आ रही है। लेकिन सुरभि एक बार देखते हैं, मैं चाहूंगा अमोद जी को तुरंत लाइन अप करें इस खबर के लिए। लेकिन तुरंत हम देखते हैं बीजेपी के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने वहां पर क्लीन स्वीप की है। ये देखिए, हिमाचल, सुरभि। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। ये आप क्लीन स्वीप की यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उसमें गुजरात भी शायद मेंशन होना चाहिए था। हालांकि 2 अपडेट गुजरात में पाटन को लेकर था। अभी गुजरात था, पूरी तरीके से अभी गुजरात इज स्टिल इन द वेटिंग। लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, यानी कि कहा जा रहा था कि ये अपने पीक पर रीच कर गए, लेकिन यहाँ पर अपना पीक इन्होंने मेंटेन किया है और लीड भी बहुत जबरदस्त ली है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं चाहूंगा अगर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रबाबू नायडू की फोन पर बात। यह खबर आ रही है, ब्रेक करिए जरा। नायडू ने कहा वो एनडीए के साथ रहेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। वो केक वाला विजुअल दिखाइए जरा। गृह मंत्री अमित शाह ने जितिन राम मांझी को फोन पर बधाई दी है, यह भी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान से फोन पर की बात, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस सब के बीच में सीधे एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाना चाहेंगे। सीधे आइए, और जैसे ही अमोद जी कनेक्ट हो प्रधानमंत्री जी वाली उस खबर पर हम वापस आएंगे। बीजेपी को कई राज्यों में भारी नुकसान, ब्रेक करिए जरा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करीब 29 सीटों का नुकसान। महाराष्ट्र में भी 2019 के मुकाबले 10 सीटें कम। राजस्थान में भी 2019 के मुकाबले घटी सीटें।
ये जरा अब मैं आपको दिखाने वाला हूं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में और बंगाल में ये जरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र के ग्राफिक्स के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं। और डेटा मोशाय हम आपके पास भी तुरंत आने वाले हैं, इसको लेकर सीधा आइए डेटा मोशाय के पास पहले चलते हैं। डेटा मोशाय जरा तुरंत हमें बताइए उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को नुकसान हुआ है, फिर उसके बाद बंगाल में, इन दोनों को जरा तेजी से बताइएगा। ये देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए ये मैप देखिए, ये मैप से समझना है। देखिए ये पैच में रिजल्ट आ रहा है, मतलब देखिए ये वाला जो बेल्ट है, ये देखिए ये पूरा साफ किया, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये एक पैच है। ये क्या बनारस गोरखपुर ये वाला बेल्ट में बच गया, इधर कुछ नहीं हुआ। फिर आप देखेंगे ये वाला जो पोटैटो बेल्ट है, ये मैनपुरी, कनौज ये बेल्ट में है। और ऊपर तो क्या हुआ आप समझ लीजिए, जहां पर एक कास्ट का सपोर्ट था, मतलब यहां पर यादव था, फुल वोट मिला। यादव कुर्मी ये इंडिकेशन जो दे रहा है, फुल वोट में। दादा एक बार आप क्विकली बंगाल दिखा दीजिए हमें। निशांत, बंगाल पर आने से पहले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यूपी को लेकर भी है। ओके सुरभि बताइए जरा। एक इन्फॉर्मेशन वॉल पर भी, क्योंकि जो मैप यहाँ पर निशांत इस वक्त आपको दिखा रहे थे वही इन्फॉर्मेशन आंकड़ों के लिहाज से समझ लीजिए, क्योंकि 80 में से 36 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि इंडिया जो बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें यह फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 43 का। और साथ ही देखिए कि किस तरीके से बीएसपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई और निशांत अन्य के खाते में गई है 1। अब बंगाल वहां पर हमें दिखाइए, उसके बाद बंगाल को डाइसेक्ट करेंगे। दादा यहाँ पर बंगाल बताइए क्या। उससे पहले बंगाल का भी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट आपके सामने आंकड़ों के लिहाज से लग देते हैं, क्योंकि 42 में से 12 गई है एनडीए के खाते में, अन्य इंडिया के पास सिर्फ 1। और यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है ये फिगर, जहां पर टीएमसी 29 पर कब्जा करते हुए यहां पर सबसे बड़ी जीत के साथ दावे तो करती थी। हालांकि मैं यही बात इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से ये मुकाबला होता था, ये दो चेहरे हम देखना चाहेंगे, वो होगा महाराष्ट्र। जरा महाराष्ट्र तैयार करिएगा, तब तक हम बंगाल। दादा बताइए बंगाल में क्या हुआ। ये देखिए ये मैप देखिए क्या हुआ। क्या बंगाल का देखिए, ये चिकन नेक का ऊपर जो पार्ट है जी, अब देखिए चेंज नहीं हुआ, एक सीट से चेंज हुआ। मतलब ये वाला जो पार्ट देखिए, 1 to 7 सीट्स पहले बार बीजेपी जीता था, 1 to 7 में अभी तक जितना लीड के हिसाब से सिर्फ एक ही सीट में टीएमसी आ गया। आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? नहीं, ये वाला जो बेल्ट है बांग्लादेश बॉर्डर बेल्ट है, नंबर 1। और ये कोलकाता से दूर है। टीएमसी का परफॉर्मेंस जितना कोलकाता से दूर होता है उतना खराब होते जाता है। ओके मैं चाहूंगा यहां पर जरा वो खबर तैयार रखिएगा कि कास्ट के हिसाब से, जिसमें हमने एससी, एसटी, ट्राइबल्स, मुस्लिम्स, हर एक का एक हमने वॉल्स तैयार कर रखी है, वो जरा दिखाइए। उससे पहले अमोद जी के पास चलेंगे। अमोद जी जरा कलर्स ऑफ बीजेपी दिखाइए। जीत तो है, थर्ड टर्म है, हिस्टोरिक है, और ब्रेकिंग न्यूज बगल में चलाइए कि प्रधानमंत्री जी 7 बजे वहां पर पहुंचने वाले। दिखाइए अमोद जी जरा। देखिए निशांत, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैं बीजेपी ऑफिस में जहां खड़ा हूं, इस वक्त बारिश हो रही है। तो इस बारिश का क्या मैसेज है ये भी आप समझिए। एक चारों तरफ धूप निकली है लेकिन बारिश हो रही है, इसकी वजह से जो कार्यकर्ता हैं वो अभी थोड़ा सा छुपे हुए हैं, फील्ड से निकलकर एक हॉल की तरफ बढ़े हैं क्योंकि भीगने का डर है। तो मैं आपको दिखाता हूं उस हॉल का दृश्य जहां कार्यकर्ता पूरा गुंजायमान यहाँ पे है पूरा माहौल, और कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको एक हॉल में दिखेगी। यहाँ पे फिलहाल जो है ढोल भी आपको सुनाई पड़ रहा होगा, ढोल भी बज रहा है, लेकिन चूंकि बारिश ने खलल डाली है इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी वजह से कार्यकर्ता यहाँ इस हॉल में आकर बीजेपी का जो फ्रंट का एक गेट है उसके ठीक बगल में हॉल है, वहाँ तरुण चूक जो बीजेपी के महासचिव हैं, आवाज हमें सुनाई दे रही है, जोश दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार एनडीए 294 पर जो अटक गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? एक बार जरा वो वॉल ग्राफिक्स दिखाइए विजय। 2019 और 2024 उत्तर प्रदेश 62 से 33, हरियाणा 10 से 5, सुरभि बिहार 17 से 13 और बंगाल 18 से 10, वही महाराष्ट्र 23 से 13 और राजस्थान 24 से 14। और ये देखिए 2019 154 यहां पर इनका टोटल आता है, और अब हो गया 2024 में 88।